2019 की बात है। राजस्थान के जोधपुर शहर के पास एक गांव पड़ता है चंदेलाओ। इसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर विनोद भाई बताते हैं कि इनके गांव वाले घर में इनकी एक पूरी ज्वाइंट फैमिली साथ रहती है, जिसमें इनके पापा और बड़े पापा का परिवार है। अब यहाँ इनके बड़े पापा के एक बेटे जिनका नाम ओम है, वो आंध्र प्रदेश के एक शहर में मिठाई की दुकान चलाते हैं और यहाँ गांव में ओम के छोटे भाई प्रकाश अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अब देखो, इनके परिवार में सबसे बड़े हैं ओम, उनसे छोटे प्रकाश और सबसे छोटे विनोद भाई है। 2019 की बात है। विनोद उस समय क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे थे और इसी बीच इनकी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। अब इस दौरान प्रकाश का प्लान बना कि भाई हम ओम भैया के पास जाकर कुछ दिन रह के आते हैं आंध्र प्रदेश में। पर ये बात जैसे ही विनोद को पता चली, वो भी प्रकाश के साथ जाने की जिद करने लगे। अब यहाँ इनके घर वालों ने भी सोचा कि भाई ठीक है, अकेले जाएगा, इससे अच्छा कोई एक और साथ में हो जाए इसके। अब यहाँ घर वालों की सहमति लेकर ये दोनों आंध्र प्रदेश जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। पर भाई साहब, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आंध्र प्रदेश की इन अनजान गलियों में कोई इनके रोंगटे परपेंडिकुलर करने के इंतजार में बैठा हुआ था। फिलहाल आप वीडियो में विनोद भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब देखो, जो ओम थे ना, वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आंध्र प्रदेश पहुंचे थे और इन्होंने यहीं पर एक आदमी के साथ मिलके, यहाँ के एक लोकल के साथ मिलके एक मिठाई की दुकान डाल ली थी। तो बेसिकली जो वो लोकल आदमी था आंध्रा का, वो शॉप का ऑनर है और ओम वहाँ का पूरा ऑपरेशन का काम संभालता है। मतलब पूरे लेबर ओबर को देखना है भाई ढंग से काम वाम कर रहे हैं कि नहीं ये लोग, और जो भी इसका कैश का ट्रांजैक्शन होता था, जो भी माल सप्लाई होना, वो सब कुछ ओम देखता था। अब फाइनली वो दिन आता है जब प्रकाश और विनोद को अपने बड़े भाई ओम के पास पहुंचना था आंध्र प्रदेश के गुड्डूर शहर में। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर दिस इज व्हाट इट इज। खैर, ये दोनों भाई ट्रेन में बैठते हैं और ये लोग सीधा पहुंचते हैं जोधपुर से गुड्डूर। वहाँ स्टेशन पर ओम भैया लेने आए थे इन दोनों को और अब ओम उनको पिक करके अपने दुकान लेके गए। यहाँ ओम ने अपने दोनों भाइयों को बोला कि यहीं पर बैठो कुछ देर, यहाँ मिठाई वगैरह खाओ और थोड़ी देर में, एक आध घंटे में हम घर की ओर चलेंगे। अब फाइनली जब ओम थोड़ा दुकानदारी से फ्री हुए, तभी अपने दोनों भाइयों को लेके उस घर की तरफ जाते हैं जो इन्होंने रेंट कर रखा था। अब एक चीज समझना, यहाँ पर ओम अपने सगे भाई प्रकाश के साथ चल रहे हैं आगे आगे और इनके 10-12 मीटर पीछे विनोद चल रहे थे। विनोद बताते हैं कि उस टाइम पर ना वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, पर मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दिया। जब उनकी बात खत्म हो गई तब उन लोगों ने मेरे तरफ देखा और बोला कि अरे साथ में चलो ना, उधर पीछे क्यों चल रहे हो। और फिर हम तीनों उस घर की ओर बढ़ने लगे जो ओम भैया ने रेंट कर रखा था। अब कुछ देर चलने के बाद फाइनली ये लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जिसमें टोटल 8 कमरे थे, 4 नीचे 4 ऊपर। इन सारे कमरों के लिए दोनों फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम बने हुए थे। अब विनोद बताते हैं कि इनका कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे था और इनके कमरे का नंबर था 8। यहाँ इनके कमरे के जस्ट बाजू में ही वो कॉमन वॉशरूम भी बना हुआ है। अब यहाँ जब ओम इनको कमरे पर लेके आते हैं तो बोलते हैं कि अब तुम लोग थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होने के बाद सीधा दुकान पहुंच जाना, मैं वहीं पर मिल जाऊंगा। अब यहाँ होता ये है कि ये सब बोलने के बाद ओम वापस अपनी दुकान चले गए और जो उनके छोटे भाई थे प्रकाश, वो चले जाते हैं वॉशरूम के अंदर नहाने के लिए। इस टाइम पर ओम के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बेड पे विनोद बैठ के ऐसे ही फोन चला रहा था। अभी यहाँ विनोद फोन चलाने में बिजी है। प्रकाश को वॉशरूम गए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। विनोद नीचे देख रहा है फोन की ओर और अचानक इसे लगा ना कि कोई इनके कमरे के अंदर एंटर किया है। ये तुरंत नजर उठाते हैं देखने के लिए, पर पाते हैं कि भाई कोई भी नहीं कमरे में। इन्हें लगा कि शायद इनका कोई भ्रम होगा और ये दोबारा फोन चलाने में बिजी हो जाते हैं। अब 15 मिनट के बाद प्रकाश वापस कमरे में आते हैं और अब विनोद चले जाते हैं अपना कपड़ा लेके वॉशरूम के अंदर नहाने। अब उधर वॉशरूम में नहाने के बाद विनोद अपने कपड़े भी धोने लगे थे, जिनकी वजह से इनको थोड़ा टाइम लग गया। अब यहाँ नहाने और कपड़ा धोने के बाद विनोद वापस अपने कमरे की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि भाई इनके कमरे की कुंडी आगे से लगी हुई है। जो इनके प्रकाश भैया थे वो इनको छोड़कर ही वापस दुकान चले गए। अब जाते समय प्रकाश ने वॉशरूम के पास खड़े होकर विनोद को आवाज लगाई थी कि भाई मैं जा रहा हूं, तू आ जाना। विनोद बताते हैं कि शायद मैंने उनकी आवाज सुनी नहीं। फिर उन्होंने अपने कमरे की कुंडी खोली, कपड़े पहने और मिरर के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगते हैं। अब जब ये बाल बना रहे थे तो इनको ठीक अपने पीछे किसी इंसान की आकृति दिखाई दी और वो एक बहुत ही डरावनी सी आकृति थी। विनोद बताते हैं कि उस समय मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने तुरंत अपना जो कॉम था वहीं पर फेंका और सीधे कमरे से बाहर निकल के कुंडी लगाई और दुकान की तरफ चला गया। अब जब ये दुकान पर वापस पहुंचे तब ओम ने इनका चेहरा देखा और इनके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओम ने पूछा कि क्या हो गया, तेरा ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है।
पर विनोद ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो इतने दूर की सफ़र के कारण ना मेरे बॉडी में थोड़ी थकान हो गई। तो यहाँ अकेले ही आया दुकान पर। ये सुनकर विनोद प्रकाश की तरफ देखने लगा और तब ओम भाई ने प्रकाश को बहुत डांटा कि तुझे ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था इसे। अब शाम को फाइनली दुकान का काम खत्म करके ये तीनों भाई अपने रूम पे वापस आते हैं और जो यहाँ विनोद ने नहाने के टाइम कपड़े धो रखे थे, ये सोचता है कि भाई मैं उसे जाके अभी छत पे डाल देता हूँ। ये बिना अपने दोनों भाइयों को बताए सीधे कमरे से बाहर निकलते हैं। वॉशरूम के अंदर ही बाल्टी रखी थी जिसमें कपड़े थे इनके, वो उठाए और सीधा छत पर पहुंच गए। जब ये छत पर पहुंचे तो भाई ये देखते हैं कि एक 25-30 साल का आदमी छत के कोने पर ही खड़े होके तेलुगु लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहा था। अब जब विनोद ने उनको देखा तो इससे लगा कि मे भी शायद हमारे पड़ोसी होंगे और ये चुपचाप कपड़े छत पे डालता है और वापस आ जाता है। पर वापस आते समय विनोद ये सोच रहा था कि भाई आखिर वो भैया बात किससे कर रहे थे, क्योंकि उनके पास तो और कोई दूसरा आदमी खड़ा नहीं था और ना ही उन्होंने फोन लगाया था कान पे। अब मन में ये सवाल रख के विनोद सीधा वापस अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। अभी जब विनोद कमरे में वापस आए तब इन्होंने देखा कि इनके जस्ट बाजू वाला जो 7 नंबर कमरा था उसके अंदर एक आदमी घुसा है। वो इनके पड़ोसी थे अरविंद भाई, जो एक पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। जब यहाँ विनोद वापस आए कमरे में तब ओम ने बोला कि सुनो, अगर तुमको कपड़े वगैरह सुखाना होगा तो बालकनी में सुखा लेना। तब विनोद ने बोला कि मैंने तो ऊपर डाल दिया छत पे। ये सुन के ओम एकदम चौंक गए, बोलते कि तुम छत पे अकेले गए थे? विनोद ने बोला कि हाँ। तब उन्होंने एकदम ऐसे बहुत विचलित होके विनोद की तरफ देखा और बोला कि ठीक है, पर आज के बाद ऊपर मत जाना अकेले, जब सुखाना होगा कपड़ा तो बालकनी में ही सुखाना। अब ये सब डिस्कशन करने के बाद ये तीनों मिलके खाना बनाने लगते। जब ये खाना बना रहे थे तब इसी बीच जो इनके बाजू वाले अरविंद भाई थे वो इनके कमरे में आते हैं और ओम से पूछते हैं कि क्या बात है ओम भाई, ये आपके नए स्टाफ है क्या? तब ओम बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, वैसे मिलने आए मेरे से। यहाँ अरविंद उनके पास बैठ के थोड़ी देर बात करता है और बात करने के बाद वापस अपने कमरे में चला गया। अब विनोद बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद हमारा भी खाना बन चुका था, हमने साथ में खाना खाया और फिर बेड पे लेट गए। अब यहाँ रात के करीब 12 बजे के आसपास इनके बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, अब जिसकी वजह से पंखा चलना बंद हो गया और इनको बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। अब यहाँ ओम सीधा उठ के अपने कमरे का गेट खोलता है और जो बालकनी की गेट थी उसे भी थोड़ा सा हटा दिया ताकि हवा प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो और इनको गर्मी ना लगे। अब थोड़ी देर और लेटने के बाद प्रकाश बोलता है कि भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, चलते ऊपर छत पे सोने के लिए। पर ओम इस बात के लिए एकदम रेडी ही नहीं होता, वो साफ साफ मना करता है कि नहीं, हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करो, लाइट आ जाएगी। पर ऐसे लेटे लेटे इनको रात के 1 बज जाते हैं, लाइट नहीं आती। 1 बजे के आसपास इनके पड़ोसी अरविंद इनके कमरे में आते हैं और इन सबसे बोलते हैं कि यार चलो ना छत पे ही चल के सोया जाए, बहुत गर्मी लग रहा है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो वो पूरी बिल्डिंग है ना 8 कमरों की, इसमें सिर्फ यही दोनों कमरे ऑक्यूपाइड थे, एक अरविंद का एक ओम का। जब अरविंद ने कमरे में आके ये बात बोली तब जो इनके दोनों भाई थे ओम के, वो भी जिद करने लगे कि भैया चलिए ना ऊपर छत पे, इतना गर्मी लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तीनों लोगों की जिद करने के कारण ओम मान जाते हैं कि भाई ठीक है चलो। अब ये चारों लोग छत पे पहुंचते हैं और छत पे अपना बिस्तरा डाल के चुपचाप लेट जाते हैं। अब यहाँ विनोद लेटे लेटे ओम से पूछते हैं कि भैया ये बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे ऊपर छत पे, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तब ओम बोलते हैं कि इस पूरे बिल्डिंग में बस हम ही 4 लोग रहते हैं, यही दोनों कमरा लगा हुआ है, बाकी तो कोई रहता ही नहीं है। अब ये सुन के भाई साहब विनोद की हवा टाइट हो गई। विनोद के दिमाग में ये चलने लगा कि उस शाम को जब ये छत पर कपड़ा डालने आया था तब वो भैया कौन थे जो तेलुगु में बात किए जा रहे थे। अगर हम चारों के अलावा और कोई भी नहीं रहता इस बिल्डिंग में, फिर वो था कौन? अब जैसे जैसे ये थॉट इंटेंस होते जा रहा था विनोद के अंदर डर बैठने लगा। ये ओम भाई से बोलता है कि भैया मुझे ना बीच में सोना है। तब ओम बोलते हैं कि ठीक है, और विनोद अभी ओम और प्रकाश के बीच में आके सो गया। यहाँ इनके राइट साइड में ओम भाई हैं, बीच में विनोद है, इनके बाजू में प्रकाश और उसके उधर अरविंद सो रहे थे। अब देखो जहाँ पर इनकी ये बिल्डिंग बनी हुई है ना, उसके ठीक पीछे ही कब्रिस्तान है, मतलब एक रोड है चौड़ा सा, उसको पार करके कब्रिस्तान वाला एरिया आ जाता है। ये चारों चुपचाप उस छत पर आसमान के नीचे सो रहे हैं और थोड़ी ही देर में उस कब्रिस्तान के पास जो पेड़ बने हुए हैं वहां से कुछ चमगादड़ ऐसे लड़ते हुए आए और आके इनके ऊपर गिर जाते हैं। भाई साहब जैसे उस चमगादड़ इनके ऊपर गिरी, ये सब एकदम हड़बड़ा के उठते चिल्लाते हुए और बिना कुछ रिएक्ट किए सीधा छत से नीचे भाग के वापस अपने कमरे में आ गए।
अब इनकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई दोबारा छत पर जाएं। ये चुपचाप गर्मी सहते हुए उसी कमरे में सोने की कोशिश करने लगते हैं। अब जैसे तैसे वो रात बीती और अगली सुबह फिर से ओम अपनी दुकान जाने के लिए तैयार थे। अभी विनोद बताते हैं कि जो इनकी दुकान थी ना, ये इनके कमरे की बालकनी से दिखाई देती थी साफ साफ। मतलब इनके बिल्डिंग और दुकान के बीच कोई 150-200 मीटर का डिस्टेंस होगा। उस दिन फिर से विनोद, प्रकाश और ओम अपने दुकान पर जाते हैं। वहां पर ये लोग काम वाम करते हैं और रात के करीब 8:30 बजे ये तीनों वापस कमरे में आ गए। अभी विनोद इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो अपने कमरे के कोने में बैठकर फोन यूज कर रहे हैं। प्रकाश खाना बनाने में बिजी हो गए और ओम यहाँ पर पैसे का हिसाब कर रहे हैं। अभी यहाँ इनके कमरे का गेट खुला हुआ था और अचानक फोन यूज करते करते विनोद को ऐसा लगा कि इनके कमरे के पास जो वॉशरूम है उससे कोई बाहर निकल के अरविंद के कमरे की तरफ गया है। विनोद ने सोचा कि मे बी अरविंद भाई यहाँ पर वॉशरूम यूज करके आए हैं, तो अभी मैं जाके अंदर अपना मुंह हाथ धो लेता हूँ। अभी यहाँ जब विनोद टॉयल लेके अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो भाई इन्होंने देखा कि जो अरविंद का रूम है उसमें तो ताला लग रहा है। इन्हें दोबारा से लगा कि मे बी मेरा वैसा कुछ वहम होगा और ये चुपचाप टॉयल लेके वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। इन्होंने जाके वॉशरूम पर धक्का दिया पर वॉशरूम खुलता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उस वॉशरूम की कुंडी अंदर से लॉक की गई है। इन्होंने 2-4 बार धक्का मारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। विनोद यहाँ वापस कमरे में आ गए और जब ये कमरे में आए तब ओम ने पूछा कि क्या हुआ, मुंह हाथ नहीं धोए तुम, पानी खत्म हो गया क्या? तब यहाँ विनोद जवाब देते हैं कि शायद वॉशरूम के अंदर कोई है, अंदर से उसकी कुंडी लग रही है। ओम बोलते हैं कि हो सकता है अरविंद भाई होंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, वो आ जाएंगे तब चले जाना। तब विनोद बोलता है कि आप बाहर देखिए ना, अरविंद भाई के कमरे में तो ताला लग रहा है, वो अभी शायद घर ही नहीं आए। अब ये सुन के ओम के शरीर में एक ठंडी लहर तो दौड़ गई, पर बात को दबाने के लिए इन्होंने विनोद को बोला कि अरे वो लकड़ी का गेट है ना बाथरूम का, तो बहुत बार ऐसे पानी जब पड़ जाता है उस पर ना तो वो जाम हो जाता है, मे बी इस वजह से नहीं खुल रहा होगा। अब यहाँ इनके पास क्या ही ऑप्शन था। विनोद ओम भाई के लॉजिक से अपनी डर को शांत करने की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, वो जो बाथरूम का गेट है ना वो लकड़ी का बना हुआ है और वो ऐसे जाम हो गया है, इसकी वजह से नहीं खुल रहा है। थोड़ी देर के बाद ओम भैया प्रकाश को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम विनोद के साथ जाओ और वो गेट खोलने की कोशिश करो वॉशरूम वाला, मे भी जाम हो गया होगा। अब यहाँ प्रकाश और विनोद कमरे से निकल के वॉशरूम के पास पहुँचते हैं। वॉशरूम अभी भी अंदर से लॉक था। प्रकाश ने बहुत जोर जोर से धक्का मारा पर वो खुला नहीं और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम के अंदर से ना किसी आदमी के तेलुगु लैंग्वेज में बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। भाई इनको वो भाषा तो समझ में नहीं आई पर ये पता चल गया कि भाई वो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। अब उनकी आवाज़ सुनते ही विनोद एकदम जोर से चिल्लाता है और उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर ओम दौड़ के बाहर गए और जैसे ही ओम इनके पास पहुँचे ना, वो वॉशरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और इन सबको एहसास हुआ कि कोई इनके पास से होके नीचे गया है। और ठीक इस पॉइंट के बाद विनोद को अपने शरीर में बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगी। अब ये वहीं पर खड़े रहते हैं। विनोद जाके अंदर मुंह हाथ धोता है और फिर ये तीनों कमरे में आ गए। अब उस रात विनोद ने खाना भी नहीं खाया, ये चुपचाप आके बेड पे सो जाता है और इसका पूरा शरीर तप रहा था। वो रात भी इन लोगों ने जैसे तैसे निकाली और जब अगली सुबह हुई तब ओम बोलता है अपने दोनों भाइयों से कि यार ये कमरा हम खाली कर देते हैं, मुझे भी कुछ इधर ना ठीक नहीं लग रहा है। अब उसी टाइम ओम ने अपने दुकान के मालिक रहीम खान को फोन लगाया। अभी जो इनका मालिक था ये 3-4 दिन में एक बार आता दुकान पे। अब उस टाइम ओम ने फोन लगा के पूछा कि भैया हमें ना कमरा चेंज करना है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब रहीम यहाँ बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक कमरा है पर ना उसमें कुछ सामान रखा हुआ है और वो सामान ऐसा है कि तुम उसे अपने यूज में ले सकते हो। तब ओम ने पूछा कि क्या वो सामान आपका है? तब रहीम ने बोला कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, पहले उस रूम में कपल रहते थे, ये उनका सामान है। वो कपल अपने घर गए थे पर फिर कभी वापस आए ही नहीं और उनको गए हुए 2 साल हो चुके हैं। हमने कई बार फोन किया पर उनका फोन भी बंद आता। तब से वो कमरा खाली पड़ा है, तुम लोग जाके वहां पर आराम से रह सकते हो। अब ये बात सुन के ओम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली मन ही मन रूम शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगे। अब सुनना भाई क्या होता है। अभी यहाँ रहीम से फोन पर बात करने के बाद ओम भाई जाके दुकान खोलते हैं। इस टाइम पर विनोद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो प्रकाश यहाँ विनोद को लेके पास के एक डॉक्टर के पास चले गए। वहां से उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली और दवाइयाँ लेके ये सब वहां दुकान पर आ जाते हैं। अब जब ये दोनों दुकान पर पहुंचे तब ओम बोलते हैं कि सुनो, रूम का हमारा फाइनल हो गया है और थोड़ी देर में चलते हैं, देख लेते हैं और सामान वगैरह फिर शिफ्ट कर लेंगे। अब ये तीनों रहीम के साथ वो रूम देखने के लिए जाते हैं। वहां जाके इन्होंने रूम देखा और इसी बीच रहीम पूछते हैं ओम से कि
आखिर ऐसी क्या बात हो गई तुम लोग अचानक से वो पुराना वाला रूम छोड़ रहे हो? तब यहाँ ओम ने बात को थोड़ा घुमाते हुए बोला कि अरे वो थोड़ा दूर पड़ता है, हालांकि था वो एकदम पास में ही 200 मीटर के डिस्टेंस पे, पर ये वाला रूम थोड़ा और ज्यादा पास में था दुकान के। फिर ओम बोलते हैं कि अभी कुछ दिन के बाद मैं घर जाऊंगा और उस बीच यही दोनों ये दुकान संभालेंगे जब तक मैं घर से वापस नहीं आ जाता। और मुझे लगता है कि जो हमारा नया वाला रूम है ये ज्यादा नजदीक भी है, तो इनको सामान ले आने ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने जब वो फ्लैट देखा तो इनको बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उसमें 2 रूम्स बने हुए थे, ये सब मिलकर वहां साफ सफाई में लग जाते हैं। और इस बीच विनोद की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, ये चुपचाप वहीं फर्श पे लेट जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ओम तो चले जाते हैं दुकान संभालने, और जो प्रकाश थे ये इनके पुराने रूम से सामान शिफ्ट करने लगे। अब यहाँ होता यह है कि जब प्रकाश अपने पुराने वाले कमरे में गए सामान लाने के लिए, तब भाई इस टाइम पर वो बिल्डिंग में अकेले थे। जब ये अपने पुराने वाले कमरे के बालकनी की तरफ पहुंचे, तब इनको ना कब्रिस्तान की तरफ से एक आवाज आई कि तुम लोग चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये लाइन सुनते ही प्रकाश को डर लगता है और ये भाग के वापस दुकान पे आ जाते हैं। दुकान पे आके इन्होंने ओम को ये बात बताई और ये बोला कि वो जो आवाज थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि रहीम भाई वो लाइंस बोल रहे हैं। अब ये बात सुन के ओम बोलते कि अच्छा एक काम करो, तुम अकेले मत जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ चलूंगा, तब सामान लेके आएंगे। यहाँ ओम और प्रकाश दोनों जाते हैं अपने पुराने कमरे पे और फिर सामान लेके नए रूम पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ नए कमरे में 3-4 दिन रहने के बाद ओम बोलते हैं कि अभी मुझे ना गांव जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तब तक तुम लोग ये दुकान संभालना। अब इन 5-6 दिनों में ओम ने प्रॉपर तरीके से इनको दुकान पे क्या होता है सब कुछ की ट्रेनिंग दे दी थी। अब यहाँ प्लान के मुताबिक ओम चले जाते हैं अपने गाँव और ये दोनों प्रकाश और विनोद दुकान संभालने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ जो इनका पुराना वाला घर था ना, वहां से अरविंद ने भी अपना कमरा खाली कर लिया है, कि भाई ऑब्वियस सी बात है उस पूरे बिल्डिंग के एक कमरे में क्यों अकेले रहेगा। और विनोद बताते हैं कि जब से ओम भाई गांव गए हैं वहां से वो हर सुबह कॉल करके इनको उठा देते हैं कि भाई दुकान पर चले जाओ, और फिर शाम को कॉल करके भी इनसे पूरा हिसाब किताब लेते हैं कि भाई कितने की बिक्री हुई, क्या हुआ दुकान पे, ये सब कुछ। अब इस बीच होता क्या है कि एक दिन विनोद और प्रकाश की लड़ाई हो गई आपस में। विनोद बताते हैं कि प्रकाश अपना थोड़ा सा काम करके चुपचाप जाके साइड में बैठ जाता और मैं पूरे टाइम गल्ले पर खड़ा रहता था। अब एक दोपहर जब विनोद ऐसे ही गल्ले पर खड़े थे, तब इनकी नजर अपने उस पुराने वाले बिल्डिंग की तरफ जाती है। मैंने आपको बताया था कि इनके कमरे की बालकनी से इनकी दुकान साफ साफ दिखाई देती है। तो जब विनोद की नजर अपने उस पुराने वाले बिल्डिंग पर पड़ी तो देखते हैं कि भाई बिल्डिंग की छत पर ना कोई बैठा हुआ है और वहां से एक टक विनोद की तरफ देख रहा है। अब वो मंजर देख के विनोद को बहुत ज्यादा डर लग गया, पर चूंकि यहाँ प्रकाश से उनकी लड़ाई हो रखी थी तो इन्होंने प्रकाश को कुछ नहीं बोला। विनोद उस चीज को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लग जाते हैं, पर इनका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था। अभी जब विनोद ने एकदम ध्यान से देखा तो पाया कि भाई इस आदमी ने एग्जैक्टली वही कपड़े पहन रखे हैं जो विनोद को छत पर आदमी मिला था। अब जैसे ये बात विनोद को स्ट्राइक हुई, भाई ये बहुत ज्यादा डरने लगता है। ये कुछ भी करके उस आदमी से बस नजर चुराना चाहता था, पर पता नहीं क्यों विनोद बार बार उसकी ओर देखने के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। अब जब विनोद वहां गल्ले पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, तब इसने प्रकाश से बोला कि भाई थोड़ी देर तू खड़ा हो जा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। अब इनके यहाँ दोबारा से थोड़ी बहुत बात शुरू होती है। अब उस शाम को प्रकाश पास से ही चाय लेके आता है, ये दोनों चाय पीते हैं। और अब चाय पीते पीते विनोद ने दोबारा से उस बिल्डिंग की तरफ देखी, पर इस टाइम पर उनको छत पे कोई इंसान नजर नहीं आया। अब ये दोनों रात के करीब 8:30 बजे दुकान बढ़ा के अपने नए घर की तरफ आने लगे। अभी ये लोग अपने नए घर से थोड़ी ही दूर पर खड़े थे कि इन्होंने देखा कि भाई इनके घर के ठीक सामने ना एक औरत खड़ी है। उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए और उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। अब अपने घर के सामने उस औरत को देख के इन दोनों को बहुत ज्यादा डर लगता है और ये भाग के वापस दुकान पर आ जाते हैं। अब यहाँ इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा से अपने घर की तरफ जाएं। यहाँ इनकी दुकान के जस्ट बाजू में एक बेकरी की दुकान थी। इन्होंने उस बेकरी वाले भाई से बताया कि भैया हमें थोड़ा डर लग रहा है घर जाने में, आप हमारे साथ चल लेंगे क्या? तब वो बेकरी वाला बोलता है कि ठीक है। और ये तीनों लोग वापस इनके नए घर पर आते हैं और उनको वहाँ ड्रॉप करके बेकरी वाला वापस अपनी दुकान पर चले जाता है। अब जब उस रात ये लोग कमरे पे आए तो किसी का खाना बनाने का मन नहीं हुआ और ये दोनों मतलब बिना प्रॉपर खाना खाए ही सो जाते हैं। अब यहाँ होता यह है कि उस रात इनको इतनी गहरी नींद आई कि सीधे सुबह 11 बजे इनकी आंख खुलती है। जब ये नींद से उठे तो देखा कि भाई ओम भाई का 15-20 मिस कॉल आ रखा है। और जब इन्होंने कॉल नहीं उठाया तब ओम भाई ने अरविंद को फ़ोन करके बोला था कि भाई ज़रा जाके रूम पे देख लो। और अरविंद के नॉक करने से अब 11 बजे इनकी नींद खुली।
अभी विनोद बताते हैं कि हमें भी नहीं पता चला कि इतनी ज़्यादा नींद कैसे आई। वहाँ हमारे गांव में सब लोग एकदम टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया, दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे। अब जब ये लोग सो के उठे तब विनोद भाई ने ओम को कॉल मिलाया और बोला कि भैया पता नहीं कैसे हमें इतनी नींद आ गई, हमें आपके कॉल का भी ध्यान नहीं रहा। और फिर ओम बोलता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हमारे पुराने वाले घर से अभी भी कोई मुझे देख रहा है। अब इस टाइम पर ओम से बात करने के बाद ये दोनों वापस से अपने दुकान पर चले जाते हैं। ओम भी अगले 2-3 दिन तक अपने गांव में रहते हैं और फिर वो ट्रेन में बैठ के वापस आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। विनोद लिखते हैं कि अभी इन 3-4 दिनों में मेरा डर काफी कम हो गया था। मेरी यहाँ पर प्रकाश से बातचीत भी शुरू हो चुकी थी और अब इनको दुकान के गल्ले पर खड़े रहने की आदत पड़ चुकी है। ओम जिस दिन वापस आंध्र प्रदेश आए उस दिन ये अपने कमरे में जाके आराम कर रहे थे। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। दोपहर का टाइम था। विनोद और प्रकाश दोनों दुकान संभाल रहे थे और विनोद इस समय गल्ले पर खड़े हैं। विनोद उस गल्ले पर खड़े होकर अपना कुछ काम कर रहे थे। इनके दुकान के थोड़ी दूर से मेन रोड क्रॉस होती है और तभी विनोद देखते हैं कि उस रोड पर एक बस आ रही है और ठीक रोड के दूसरी साइड जहां पर वो पुरानी बिल्डिंग थी इनकी, उस साइड से एक आदमी निकल के आता है और रोड क्रॉस करने के दौरान वो बस के नीचे आ गया। विनोद बताते हैं कि मेरे सामने वो आदमी बस से कुचल के मर जाता है। अब वो मंजर देख के विनोद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर यहाँ मसला ये था ना कि वो सीन सिर्फ विनोद को ही दिखाई दे रहा है। अभी ये सब देखने के बाद विनोद ने प्रकाश की ओर सर किया और बोला कि भाई उधर एक्सीडेंट हो गया। अब प्रकाश देखता है रोड की तरफ, बोलता है कहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ विनोद को समझ में आ चुका था कि ये ना बहुत ही एबनॉर्मल है। ये भाग के सीधा अपने ओम भाई के पास जाते हैं जो घर पर आराम कर रहे थे और वहां जाके उन्होंने सारी बात बताई। विनोद लिखते हैं कि इस टाइम पर मेरा हाथ पैर एकदम बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। मेरा 1% भी मन नहीं था कि मैं इस जगह पर रुकूं। इन्होंने ओम भाई से बोला कि भैया मुझे ना घर जाना है। तब ओम भाई बोलते हैं कि ठीक है 3-4 दिन रुको, मैं तुम्हें ट्रेन में बैठा दूंगा। अब इस घटना को 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ होता यह है कि ओम की भी तबीयत ना धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अभी विनोद भी दुकान पे नहीं जाता था। ये अपना ज्यादातर टाइम कमरे के अंदर ही बिताने लगा और इस टाइम पर विनोद को ऐसा फील होने लगा ना कि ओम को भी कुछ हो गया है। लेकिन तबीयत खराब हो रही है, वो बहुत गुमसुम से रहते हैं, तो इनको ना हल्का हल्का डाउट हुआ। अब एक रात ये तीनों खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे। एक कमरे में विनोद और प्रकाश सोया हुआ है और दूसरे कमरे में ओम सो रहे हैं। ये तीनों एकदम गहरी नींद में थे और इसी बीच विनोद को प्यास लगती है। ये अपने बेड से उठ के किचन की तरफ गया पानी पीने के लिए और भाई ये देखता है ना कि इनके घर का मेन डोर खुला हुआ है और जो ओम भाई है ये एग्जैक्ट उसी जगह पर बैठे हैं जहां इन्होंने उस औरत को स्पॉट किया था और ये वहां पर बैठ के किसी से बात कर रहे हैं। विनोद कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये सीधा कमरे में जाता है और इसने प्रकाश को उठाया। प्रकाश को उठा के अपने साथ बाहर लेके आता है और बोलता है कि भाई वो देख, ओम भाई उधर बैठे हुए हैं। ये कुछ देर तक ओम की तरफ देखते हैं और फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं। इन्होंने जाकर ओम से पूछा कि भैया आप इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हुए और किससे बात कर रहे हैं आप? तब ओम इनकी ओर देखते हैं और ये पाते हैं कि भाई ओम का चेहरा ना बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ खून या फिर कुछ हो, पर उनका फेस का पूरा जो एक वाइब होता है ना वो बहुत एरी था। वो बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए चुपचाप वापस आके अपने कमरे में सो जाते हैं। इन दोनों ने भी अपने घर का गेट बंद किया और वापस आके ये अपने कमरे में सो गए। अब जब अगली सुबह ये लोग उठे हैं तब इन्होंने ओम भैया से पूछा कि भैया आप कल रात को बाहर क्या कर रहे थे? मैं पानी पीने उठा था तो मैंने देखा कि आप बाहर बैठ के किसी से बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर ओम बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम? भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं क्यों उठ के जाऊंगा बाहर? मैं कल खाना खाने के बाद तो निकला ही नहीं अपने कमरे से। अब ये बात सुन के भाई दोनों के रोंगटे खड़े। अच्छा, ये बात बोलने के बाद ओम अपने फोन पर लग जाता है। इन्होंने बोला ओम भैया से कि ठीक है भैया आप आराम कीजिए, हम दोनों दुकान जाते हैं। ये लोग दुकान पर आए और आपस में बात करने लगे कि यार पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तब यहाँ प्रकाश बताता है विनोद को कि भाई जो हमारा पुराना वाला घर था ना उसके ठीक पीछे कब्रिस्तान है। और जब पहले दिन विनोद आया था और मैंने बताया था आपको कि ये दोनों लोग आगे चल के जा रहे थे, प्रकाश और ओम, तब ओम और प्रकाश यही बात कर रहे थे कि भाई घर के बाजू में हमारे जो कब्रिस्तान है उसके बारे में विनोद को नहीं पता है, नहीं तो अभी वो बच्चा है डर जाएगा। पर यहाँ विनोद का माइंड थोड़ा सा रिलैक्स था कि भाई ठीक है अगले 2 दिन के बाद मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा। 2 दिन ये जैसे तैसे वहां पर निकालता है और फिर तीसरे दिन ओम इनको
ट्रेन में बैठा देते कि भाई तू गांव चला जा। अब जब विनोद अपने गांव पहुंचे तब गांव पहुंचकर इन्होंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। इनके घर वाले एकदम टेंशन में आ गए कि तुमने ये सब बात हमें फोन पर क्यों नहीं बताया। अभी यहाँ पर विनोद के जो मामा जी हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं और थोड़ा बहुत ही झाड़ फूक का काम भी करते हैं। विनोद की मम्मी ने इनके मामा जी को कॉल करके बोला कि देखो इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप जरा देखिए एक बार कि क्या है ये चीज और कैसे इनको छुटकारा मिलेगा इससे। यहाँ विनोद के मामा जी बोलते हैं कि ऐसे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे मेरे पास लेके आओ। अब शाम को ये सब विनोद को लेके मामा जी के पास जाते हैं। मामा जी ने उनका झाड़ फूक किया और फिर इन्होंने बोला कि वो ना टोटल 4 शक्तियां थीं जो इनके पीछे पड़ी हुई हैं। उन्होंने ये भी बोला कि उन 4 आत्माओं में से 2 ऐसी थीं जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करना चाहती थी, उसमें से एक वो औरत है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे गले में जो ये हनुमान जी का लॉकेट है ना, इसके वजह से वो आत्माएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। वो सिर्फ तुम्हें अपना प्रेजेंस फील करवाते थे पर तुम पर कुछ अटैक नहीं कर पाए, और उसका सबसे बड़ा कारण ये लॉकेट है हनुमान जी की। फिर यहाँ विनोद एकदम घबरा के बोलता है कि पर मामा जी वो प्रकाश और ओम तो वहीं पर हैं। तब मामा जी ने बोला कि इसी वजह से वो आत्माएं तुम्हारे साथ पीछे पीछे नहीं आई। अभी उन सबका टारगेट वही दोनों हैं, ओम और प्रकाश। तुम फिलहाल एकदम सुरक्षित हो। अब ये सब होने के बाद विनोद वापस घर आता है और उसके 4-5 दिन के बाद ही ओम ने वहां से प्रकाश को भी वापस भेज दिया और उन्होंने जबरदस्ती भेजा कि तू जा, तेरी भी तबीयत यहाँ पर खराब हो जाएगी। जब प्रकाश यहाँ घर वापस आया तब सबने देखा कि भाई उसके गले में भी हनुमान जी का लॉकेट था और शायद इसी वजह से वो स्पिरिट्स इसको टच नहीं कर पा रही थी। अब इस टाइम पर उनके घर वालों ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या ओम के गले में भी वो हनुमान जी की लॉकेट है? तब प्रकाश बोलता है कि लॉकेट तो वो पहनते थे पर इस बार जब वो घर आए तो काम के दौरान उनका लॉकेट खो गया। फिलहाल इस टाइम तो उनके गले में कोई हनुमान जी की लॉकेट नहीं है। भाई साहब जैसे ही प्रकाश ने ये बात बोली इनके घर वालों के शरीर में एकदम सनसनी दौड़ जाती है। इन्होंने तुरंत ओम को कॉल किया पर कॉल पर ओम ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो। अब जिस तरीके से ओम बात कर रहे थे इनके घर वालों को शक हो गया कि मे बी जो वो प्रेत है ना वो ये छलावा क्रिएट कर रही है। वो ऐसा दिखाना चाह रही हैं कि ओम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, खुश है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ताकि वो लोग ओम को अपना इजी टारगेट बना सके। अब ये सब ऐसे ही चलते रहा और करीब 3 सप्ताह बीतने के बाद एक दिन अचानक से ओम का कॉल आता है अपनी माँ के पास। वो बोलते हैं कि माँ मेरा ना पूरा शरीर एकदम सूख चुका है और पिछले 2 दिन से मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये सुन के इनकी माँ एकदम घबरा गई। बोलती हैं कि तू एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा, वो सब कुछ छोड़, दुकान वगैरह सब बंद कर और तुरंत घर पहुंच। अब इस बात पर ओम जवाब देते हैं कि माँ मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि घर आ जाऊँ पर ना कोई चीज़ है जो मुझे रोक लेती है बार बार। ओम की मम्मी को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर मामला गड़बड़ है। ये तुरंत विनोद की मम्मी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब विनोद की मम्मी ने अपने भाई को कॉल किया। विनोद के मामा जी को सारी बात बताई गई और फिर इनको बोला कि एक काम करो, मुझे ओम से बात करना है। इन लोगों ने ओम को कॉल किया। ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही थे और इस टाइम पर ओम अपनी दुकान पर ही खड़े हैं। मामा जी ने बोला ओम को कि अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लो, और जब इन्होंने स्पीकर ऑन किया तब मामा जी उधर से अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब मंत्र स्टार्ट होने के कुछ सेकंड के बाद ही ओम वहीं खड़े खड़े अपनी दुकान के पास गिर जाते हैं। इसके बाद जो इनके दुकान के पास बेकरी की दुकान थी वो बेकरी वाले भाई आके इसको उठाते हैं और पानी वानी पिलाया और दोबारा से ओम ने मामा जी को कॉल किया। तब मामा जी ने बोला कि तुरंत अभी के अभी दुकान बंद कर और जो भी ट्रेन मिल रही है उसमें बैठ के वापस घर पहुंच। अब एग्जैक्टली ओम ने ऐसे ही किया। वो ट्रेन में बैठ के निकलते हैं घर के लिए, पर यहाँ पर वो घर ना जाके सीधा मामा जी के पास पहुंचते हैं। इस टाइम पर ओम के घर वाले भी मामा जी के घर आए हुए थे और यहाँ हुआ ये था कि वो जो 4 आत्माएं थी ना वो भी पीछे पीछे ओम के साथ यहाँ तक आ गई थी। मामा जी ने यहाँ सबसे पहले ओम को हनुमान जी की एक लॉकेट पहनाई और फिर इन्होंने क्रिया करना स्टार्ट किया। ये अपने मंत्रों द्वारा उन 4 आत्माओं को एक पेड़ में बांध देते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि भाई उस पेड़ पर वो आत्मा रहती है, वो पिशाच रहता है, उधर से नहीं जाना चाहिए। तो ठीक मामा जी ने वही काम किया, एक पेड़ में उनका वास कर दिया। अब धीरे धीरे क्रिया करने के कुछ दिनों के बाद ओम की तबीयत नॉर्मल होती है और फिर ये दोबारा कभी भी उस दुकान पर वापस नहीं गए। वो दुकान आज भी बंद पड़ी है। मामा जी अपनी विद्या के द्वारा उन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई कौन था जो इनके पीछे लगा हुआ था, और फिर इनको पता चला कि जो इनका पुराना घर है वहाँ पर 2 स्पिरिट्स थी, एक तो कब्रिस्तान में और ठीक एक उस बिल्डिंग में जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। और जो बाकी की 2 स्पिरिट थी उसमें से एक औरत और एक वो आदमी, ये उसी आदमी की स्पिरिट थी जिसका एक्सीडेंट होते हुए
विनोद ने देखा था। मैंने बताया था ना कि बस के चपेट में आके एक आदमी की डेथ हो जाती है, पर ये किसी को दिखाई नहीं देता। उस आत्मा ने जो उसके साथ हुआ था उसने विनोद को दिखाया, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उसकी औरत ने भी सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। अब जिस नए वाले घर में ये लोग रह रहे थे, ये उसी कपल का घर था। अब चूंकि इन्होंने उसके घर को अपना अड्डा बना लिया था, तो ये दोनों स्पिरिट इनके पीछे पड़ गई थी। फिर मामा जी ने बोला कि इन चारों आत्माओं को मैंने इस पेड़ से बांध दिया है और अब ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगी। उसके बाद से ही विनोद और उनके भाइयों के साथ चीजें नॉर्मल हो गई। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ और, जब आप स्टोरी भेजते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं आपकी आइडेंटिटी या फिर आपके गांव का शहर का नाम रिवील करूं, तो ईमेल की स्टार्टिंग में ही ना आप उस चीज़ को मेंशन कर दो कि भाई ये मेरे गांव का नाम है, ये मेरा नाम है, आप रिवील मत करना, आप ये छुपा सकते हो। ये सब चीज़ें बता देना स्टार्टिंग में ही। होता क्या है कि बहुत बार जब ईमेल के बिल्कुल एंड में सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो वो ना मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हर हर महादेव।